नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत करती हूँ गोदान भाग 22। इधर कुछ दिनों से राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो रही थी। इसके साथ ही इलेक्शन भी सर पर आ पहुंचा था। मगर इन सबों से आवश्यक उन्हें दीवानी में एक मुकदमा दायर करना था, जिसकी कोर्ट फीस भी 50,000 होती थी। ऊपर से खर्च अलग। राय साहब के साले, जो अपनी रियायत के एकमात्र स्वामी थे, ऐन जवानी में मोटर लड़ जाने के कारण गत हो गए थे। और राय साहब अपने पुत्र की ओर से उस रियासत पर अधिकार पाने के लिए कानून की शरण लेना चाहते थे। उनके चचेरे सालों ने रियासत पर कब्जा जमा लिया था और राय साहब को उनमें से कोई हिस्सा देने को तैयार न था। राय साहब ने बहुत चाहा कि आपस में समझौता हो जाए और उनके चचेरे साले माकूल गुजारा देकर हट जाएं। यहाँ तक कि वह उस रियासत की आधी आमदनी छोड़ने पर तैयार थे। मगर सालों ने किसी तरह का समझौता स्वीकार न किया और केवल लाठी के जोर से रियासत में तहसील वसूली शुरू कर दी। राय साहब को अदालत की शरण जाने के सिवा कोई मार्ग न रहा। मुकदमे में लाखों का खर्च था, मगर रियासत भी 20 लाख से कम की जायदाद न थी। वकीलों ने निश्चय रूप से कह दिया था कि आपकी शर्तिया डिग्री होगी। ऐसा मौका कौन छोड़ सकता था। मुश्किल यही था कि यह 3 काम एक साथ आ पड़े थे और उन्हें किसी तरह टाला ना जा सकता था। कन्या की अवस्था 18 वर्ष की हो गई थी और केवल हाथ में रुपए ना रहने के कारण अब तक उसका विवाह टल जाता था। खर्च का अनुमान 1 लाख का था, जिसके पास जाते वही बड़ा सा मुंह खोलता। मगर हाल में एक बड़ा अच्छा अवसर हाथ आ गया था। कुंवर दिग्विजय सिंह की पत्नी यशमा की भेंट हो चुकी थी और कुंवर साहब अपने उजड़े घर को जल्द से जल्द बसा लेना चाहते थे। सौदा भी बारे से तय हो गया और कहीं शिकार हाथ से निकल न जाए, इसलिए इसी लग्न में विवाह होना परम आवश्यक था। कुंवर साहब दुर्वासनाओं के भंडार थे। शराब, गांजा, अफीम, मदक, चरस, ऐसा कोई नशा न था जो वह ना करते थे। और अयासी और रईसी की शोभा है। वह रईसी ही क्या जो अयास न हो। धन और उपभोग और किया ही कैसे जाए। मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी वह ऐसे प्रतिभावान थे कि अच्छे अच्छे विद्वान उनका लोहा मानते थे। संगीत, नाट्य कला, हस्तरेखा, ज्योतिष, योग, लाठी, कुश्ती, निशानेबाजी आदि कलाओं में अपना जोड़ न रखते थे। इसके साथ ही बड़े दबंग और निर्भीक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में दिल खोलकर सहयोग देते थे, हाँ, गुप्त रूप से। अधिकारियों से यह बात छिपी न थी। फिर भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और साल में 1-2 बार गवर्नर साहब भी उनके मेहमान हो जाते थे। और अभी अवस्था 30-32 से अधिक न थी और स्वास्थ्य तो ऐसा था कि अकेले एक बकरा खाकर हजम कर डालते थे। राय साहब ने समझा, बिल्ली के भांगो छींक टूटा। अभी कुंवर साहब सोटसी से निवृत्त भी न हुए थे कि राय साहब ने बातचीत शुरू कर दी। कुंवर साहब के लिए विवाह केवल अपना प्रभाव और शक्ति बढ़ाने का साधन था। राय साहब काउंसिल के मेंबर थे और प्रतिभाशाली थे। राष्ट्रीय संग्राम में अपने त्याग का परिचय देकर श्रद्धा के पात्र भी बन चुके थे। शादी तय होने में कोई बाधा न हो सकती थी और वह तय हो गई। रहा इलेक्शन, वह सोने की हंसिया थी जिसे ना उगलते बनता था न निगलते। अब तक वह 2 बार निर्वाचित हो चुके थे और दोनों ही बार उन पर 1-1 लाख की चपत पड़ी थी। मगर अब की एक राजा साहब उसी इलाके से खड़े हो गए थे और डंके की चोट पर ऐलान कर दिया था कि चाहे हर एक वोटर को 1,000 ही क्यों न देना पड़े, चाहे 50 लाख की रियासत मिट्टी में मिल जाए, मगर राय अमरपाल सिंह को काउंसिल में न जाने दूंगा। और उन्हें अधिकारियों ने अपनी सहायता का आश्वासन भी दिया था। राय साहब विचारशील थे, चतुर थे, अपना नफा नुकसान समझते थे, मगर राजपूत थे और पुत्रों के रईस थे। वह चुनौती पाकर मैदान से कैसे हट जाएं। यूं ही राजा सूर्य प्रताप सिंह ने आकर कहा होता, भाई साहब, आप तो 2 बार काउंसिल में जा चुके, अब की मुझे जाने दीजिए, तो शायद राय साहब ने उनका स्वागत किया होता। काउंसिल का मोह अब उन्हें ना था, लेकिन इस चुनौती के सामने ताल ठोकने के सिवा और कोई राह ही ना थी। एक मसलन और भी था। मिस्टर तरखा ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप खड़े हो जाएं पीछे राय साहब से 1 लाख की थैली लेकर बैठ जाइएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि राजा साहब बड़ी खुशी से 1 लाख दे देंगे। मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है, पर अब मालूम हुआ राजा साहब राय साहब को परास्त करने का गौरव नहीं छोड़ना चाहते और इसका मुख्य कारण था राय साहब की लड़की की शादी कुंवर साहब के साथ ठीक हो जाना। 2 प्रभावशाली घरानों का संयोग वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक समझते थे। उधर राय साहब को ससुराली जायदाद मिलने
की भी आशा थी। राय साहब ने पहलू में यह कांटा भी बुरी तरह खटक रहा था। कहीं वह जायदाद इन्हें मिल गई और कानून राय साहब के पक्ष में था। अब तो राजा साहब का एक प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा, इसलिए उनका धर्म था कि राय साहब को कुचल डालें और उनकी प्रतिष्ठा धूल में मिला दे। बेचारे राय साहब बड़े संकट में पड़ गए। उन्हें यह संदेश होने लगा कि केवल अपना मतलब निकालने के लिए मिस्टर तनखा ने उन्हें धोखा दिया। यह खबर मिली थी कि अब वो राजा साहब के पैरोकार हो गए हैं। यह राजा साहब के घाव पर नमक था। उन्होंने कई बार तनखा को बुलाया था, मगर वह या तो घर पर मिलते ही न थे या आने का वादा करके भूल जाते थे। आखिर आज खुद उनसे मिलने का इरादा करके वह उनके पास जा पहुंचे। संयोग से मिस्टर तनखा घर पर मिल गए, मगर राय साहब को पूरे घंटे भर की प्रतीक्षा करनी पड़ी। या वही मिस्टर तनखा हैं जो राय साहब के द्वार पर एक बार रोज हाजिरी दिया करते थे। आज इतना मिजाज हो गया है, जले बैठे थे। जो ही मिस्टर तनखा सजे सजाए, मुंह में सिगार दबाए कमरे में आए और हाथ बढ़ाया कि राय साहब ने बम गोला छोड़ दिया। मैं घंटे भर से यहाँ बैठा हूँ और आप निकलते निकलते अब निकले हैं। मैं इसे अपनी तौहीन समझता हूँ। मिस्टर तनखा ने एक सोफे पर बैठकर निश्चल भाव से धुआं छोड़ते हुए कहा, मुझे इसका खेद है। मैं एक जरूरी काम में लगा था। आपको फोन करके मुझसे समय ठीक कर लेना चाहिए था। आग में घी पड़ गया। मगर राय साहब ने क्रोध को दबाया। वह लड़ने ना आए थे, इस अपमान को पी जाने का ही अवसर था। बोले, हाँ, यह गलती हुई। आजकल आपको बहुत कम फुर्सत रहती है शायद। जी हाँ, बहुत कम, वरना मैं अवश्य आता। मैं उसी मुआवले के बारे में आपसे पूछने आया था। समझौते की तो कोई आशा नहीं मालूम होती। उधर तो जंग की तैयारियां बड़े जोरों से हो रही हैं। राजा साहब को तो आप जानते ही हैं, झक्कड़ आदमी हैं। पूरे सन की कोई ना कोई धुन उन पर सवार रहती है। आजकल यही धुन है कि राय साहब को नीचा दिखाकर रहेंगे, और उन्हें जब तक धुन सवार हो जाती है तो फिर किसी की नहीं सुनते, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। कोई 40 लाख का बोझ सिर पर है, फिर भी वही दमखम है, वही अल्ले तल्ले खर्च है। पैसे को तो कुछ समझते ही नहीं। नौकरों का वेतन 6-6 महीने से बाकी पड़ा हुआ है, मगर हीरा महल बन रहा है, संगमरमर का तो फर्श है। पच्चीकारी ऐसी हो रही है कि आंखें नहीं ठहरती। अफसरों के पास रोज डालियां जाती रहती हैं। सुना है कोई अंग्रेज मैनेजर रखने वाले हैं। फिर आपने कैसे कह दिया था कि आप कोई समझौता करा लेंगे। मुझसे जो कुछ हो सकता था मैंने किया। इसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने 2-4 लाख रुपए फूकने पर ही तुला हुआ है तो मैं क्या कर लूँ। राय साहब अब क्रोध न संभाल सके, खासकर जब उन 2-4 लाख रुपए में से 10-20 हजार आपके हत्थे चढ़ने की भी आशा हो। मिस्टर तनखा क्यों दबते। बोले, राय साहब, अब साफ साफ ना कहलवाइए। यहाँ ना मैं सन्यासी हूँ ना आप। हम सभी कुछ ना कुछ कमाने ही निकले हैं। आँख के अंधे को गांठ के पूरों की तलाश आपको भी उतनी है जितनी मुझको। आपसे मैंने खड़े होने का प्रस्ताव किया। आप 1 लाख के लोभ में खड़े हो गए। अगर गोटी लाल हो जाती तो आज आप 1 लाख के स्वामी होते, और बिना एक पाई कर्ज लिए कुंवर साहब से संबंध भी हो जाता और मुकदमा भी दायर हो जाता। मगर आपके दुर्भाग्य से वह चाल पट गई। जब आप ही ठाठ पर रह गए तो मुझे क्या मिलता। आखिर मैंने झक मारकर उनकी पूंछ पकड़ी। किसी न किसी तरह यह बैतरणी तो पार करनी ही है। राय साहब को ऐसा आवेश आ रहा था कि इस दुष्ट को गोली मार दे। किसी बदमाश से सब्ज बाग दिखाकर उन्हें खड़ा किया और अब अपनी सफाई दे रहा है। पीठ में धूल भी नहीं लगने देता। लेकिन परिस्थितियां जवान बंद किए हुई थी, तो अब आपके किए कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही समझिए। मैं 50 हजार पर भी समझौता करने को तैयार हूँ। राजा साहब किसी तरह ना मानेंगे। 25 हजार पर तो मान जाएंगे। कोई आशा नहीं। वह साफ कह चुके हैं। वह कह चुके हैं कि या आप कह रहे हैं। आप मुझे झूठा समझते हैं। राजा साहब ने विनम्र स्वर में कहा, मैं आपको झूठा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर समझता हूँ कि आप चाहते तो मामला हो जाता। तो आपका ख्याल है कि मैंने समझौता नहीं होने दिया। नहीं, यह मेरा मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप चाहते तो काम हो जाता और मैं इस झमेले में ना पड़ता। मिस्टर तनखा ने घड़ी की तरफ देखकर कहा, तो राय साहब, अगर आप साफ कहलाना चाहते हैं तो सुनिए। अगर आपने 10 हजार का चेक मेरे हाथ में रख दिया होता तो आज निश्चय 1 लाख के स्वामी होते। आप शायद चाहते होंगे, जब आपको राजा साहब से रुपए मिल जाते तो आप मुझे 1000-2000 दे देते,
तो मैं ऐसी कच्ची गोली नहीं खेलता। आप राजा साहब से रुपए लेकर तिजोरी में रखते और मुझे अंगूठा दिखा देते, फिर मैं आपका क्या बना लेता बतलाइए? कहीं नालिश फरियाद भी तो नहीं कर सकता था? राय साहब ने आहत नेत्रों से देखा। आप मुझे इतना बेईमान समझते हैं? तनखा ने कुर्सी से उठते हुए कहा, इसे बेईमानी कौन समझता है? आजकल यही चतुराई है, कैसे दूसरों को उल्लू बनाया जा सके, यही सफल नीति है। और आप इसके आचार्य हैं। राय साहब ने मुट्ठी बांधकर कहा, मैं? जी हाँ, आप। पहले चुनाव में मैंने जी जान से आपकी पैरवी की। आपने बड़ी मुश्किल से रो धोकर 500 रुपए दिए। दूसरे चुनाव में आपने एक सड़ी सी फूटी टूटी कार देकर अपना गला छुड़ाया। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप कमरे से निकल गए और कार लाने का हुक्म किया। राय साहब का खून खौल रहा था। इस अशिष्टता की भी कोई हद है। एक तो घंटे भर इंतजार कराया और इतनी बेमुरम्मत से पेश आकर उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल रहा है। अगर उन्हें विश्वास होता कि वह मिस्टर तनखा को पटकनी दे सकते तो कभी न चूकते, मगर तनखा डील डॉल से उनसे सवाए थे। जब मिस्टर तनखा ने हॉर्न बजाया तो वह भी आकर अपनी कार पर बैठ गए और सीधे मिस्टर खन्ना के पास पहुंचे। 9 बज रहे थे, मगर खन्ना साहब अभी तक मीठी नींद का आनंद ले रहे थे। वह 2 बजे रात से पहले कभी न सोते थे और 9 बजे तक सोना स्वाभाविक ही था। यहाँ भी राय साहब को आधा घंटा बैठना पड़ा, इसलिए जब कोई 9:30 बजे मिस्टर खन्ना मुस्कुराते हुए निकले तो राय साहब ने डांट बताई, अच्छा, अब सरकार की नींद खुली है, 9:30 बजे रुपए जमा कर लिए हैं ना? जब ही यह बेफिक्री है। मेरी तरह तालुकेदार होते तो अब तक आप भी किसी द्वार पर खड़े होते। बैठे बैठे सिर में चक्कर आ जाता। मिस्टर खन्ना ने सिगरेट केस उनकी तरफ बढ़ाते हुए प्रसन्न मुख से कहा, रात सोने में बड़ी देर हो गई। इस वक्त किधर से आ रहे हैं? राय साहब थोड़े से शब्दों में अपनी सारी कठिनाइयां बयान कर दी। दिल में खन्ना को गालियां देते थे, जो उनका सहपाठी होकर भी सदैव उन्हें ठगने की फिक्र किया करता था, मगर मुख पर उसकी खुशामद करते थे। खन्ना ने ऐसा भाव बनाया मानो उन्हें बड़ी चिंता हो गई हो। बोले, मेरी तो सलाह है आप इलेक्शन को गोली मारे और अपने सालों पर मुकदमा दायर करें। रही शादी, वह तो 3 दिन का तमाशा है, उसके पीछे जेरबार होना मुनासिब नहीं। कुंवर साहब मेरे दोस्त हैं, लेन देन का कोई सवाल ना उठने। राय साहब ने व्यंग्य करके कहा, आप यह भूल जाते हैं मिस्टर खन्ना कि मैं बैंकर नहीं तालुकेदार हूँ। कुंवर साहब दहेज नहीं मांगते, उन्हें ईश्वर ने सब कुछ दिया है, लेकिन आप जानते हैं यह मेरी अकेली लड़की है और उसकी माँ मर चुकी है। वह आज जिंदा होती तो शायद सारा घर लूटकर भी उसे संतोष न होता। तब शायद मैं उसे हाथ रोककर खर्च करने का आदेश देता, लेकिन अब तो मैं उसकी माँ भी हूँ, बाप भी। अगर मुझे अपने हृदय का रक्त निकाल कर भी देना पड़े तो मैं खुशी से दे दूंगा। इस विधुर जीवन में मैंने संतान प्रेम में ही अपनी आत्मा की प्यास बुझाई है, दोनों बच्चों से प्यार में ही अपने पतिव्रत का पालन किया है। मेरे लिए यह असंभव है कि इस शुभ अवसर पर अपने दिल के अरमान न निकालूं। मैं अपने मन को तो समझा सकता हूँ, पर जिसे मैं पत्नी का आदेश समझता हूँ उसे नहीं समझाया जा सकता। और इलेक्शन के मैदान से भागना भी मेरे लिए संभव नहीं है। मैं जानता हूँ मैं हारूंगा। राजा साहब से मेरा कोई मुकाबला नहीं, लेकिन राजा साहब को इतना जरूर दिखा देना चाहता हूँ कि अमरपाल सिंह नर्म चारा नहीं है और मुकदमा दायर करना तो आवश्यक ही है। उसी पर तो सारा दारोमदार है। अब आप बतलाइए, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? मेरे डायरेक्टरों का इस विषय में जो हुक्म है वह आप जानते हैं, और राजा साहब भी हमारे डायरेक्टर हैं, यह भी आपको मालूम है। पिछला वसूल करने के लिए बार बार ताकीद हो रही है। कोई नया मामला तो शायद ही हो सके। राय साहब ने मुंह लटकाकर कहा, आप तो मेरा डोंगा भी दुबाए देते हैं मिस्टर खन्ना। मेरे पास जो कुछ निज का है वह आपका है, लेकिन बैंक के मुआवले में तो मुझे अपने स्वामियों के आदेश को मानना ही पड़ेगा। अगर यह जायदाद हाथ आ गई तो मुझे इसकी पूरी आशा है कि पाई पाई अदा कर दूंगा। आप बतला सकते हैं इस वक्त आप कितने पानी में हैं? राय साहब ने हिचकते हुए कहा, 5-6 लाख समझिए, कुछ कम ही होंगे। खन्ना ने अविश्वास के भाव से कहा, या तो आपको याद नहीं है या आप छिपा रहे हैं। राय साहब ने जोर देकर कहा, जी नहीं, मैं न भूला हूँ और ना ही छिपा रहा हूँ। मेरी जायदाद इस वक्त कम से कम 50 लाख की है और ससुराल की जायदाद भी इससे कम नहीं। इतनी जायदाद पर 10-5 लाख का बोझ कुछ नहीं
के बराबर है। लेकिन यह आप कैसे कह सकते हैं कि ससुराल वाली जायदाद पर भी कर्ज नहीं है? जहाँ तक मुझे मालूम है इस जायदाद बेदाग है, और मुझे यह सूचना मिली है कि उस जायदाद पर 10 लाख से कम का भार नहीं है। इस जायदाद पर तो अब कुछ मिलने से रहा, और आपकी जायदाद पर भी मेरे ख्याल से 10 लाख से कम देना नहीं है, और वह जायदाद अब 50 लाख की नहीं, मुश्किल से 25 लाख की है। इस दशा में कोई बैंक आपको कर्ज नहीं दे सकता। यूँ समझ लीजिए कि आप ज्वालामुखी के मुख पर खड़े हैं। एक हल्की सी ठोकर आपको पाताल में पहुंचा सकती है। आपको इस मौके पर बहुत संभल कर चलना चाहिए। राय साहब ने उनका हाथ अपनी तरफ खींच कर कहा, यह सब मैं खूब समझता हूँ मित्रवर, लेकिन जीवन की ट्रेजेडी है, और इसके सिवा क्या है कि आपकी आत्मा जो काम करना चाहती वही आपको करना पड़े। आपको इस मौके पर मेरे लिए कम से कम 2 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। खन्ना ने लंबी सांस लेकर कहा, माय गॉड, 2 लाख असंभव, बिल्कुल असंभव। मैं तुम्हारे द्वार पर सर पटक कर प्राण दे दूंगा खन्ना, इतना समझ लो। मैंने तुम्हारे ही भरोसे यह सारे प्रोग्राम बांधे हैं। अगर तुमसे निराश कर दिया तो शायद मुझे जहर खा लेना पड़े। मैं सूर्य प्रताप सिंह के सामने घुटने नहीं टेक सकता। कन्या का विवाह अभी 2-4 महीने टल सकता है। मुकदमा दायर करने के लिए अभी काफी वक्त है, लेकिन यह इलेक्शन सिर पर आ गया है और मुझे सबसे बड़ी फिक्र यही है। खन्ना चकित होकर, तो आप इलेक्शन में 2 लाख लगा देंगे? इलेक्शन का सवाल नहीं है भाई, यह इज्जत का सवाल है। क्या आपकी राय में मेरी इज्जत 2 लाख की भी नहीं है? मेरी सारी रियायत बिक जाए, गम नहीं, मगर सूर्य प्रताप सिंह को मैं आसानी से विजय न होने पाने दूंगा। खन्ना ने 1 मिनट तक धुआं निकालने के बाद कहा, बैंक की जो स्थिति है वह मैंने आपके सामने रख दी। बैंक ने एक तरह से लेन देन का काम बंद कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ खास रियायत की जाए, लेकिन यह आप जानते हैं, पर मेरा कमीशन क्या रहेगा? मुझे आपके लिए खास तौर पर सिफारिश करनी पड़ेगी। राजा साहब का अन्य डायरेक्टरों पर इतना प्रभाव है, यह भी आप जानते हैं। मुझे उनके खिलाफ गुटबंदी करनी पड़ेगी। यूँ समझ लीजिए कि मेरी जिम्मेदारी पर ही मुआवजा होगा। राय साहब का मुंह गिर गया। खन्ना उनके अंतरंग मित्र थे, साथ के पढ़े हुए, साथ के बैठने वाले, और यह उनसे कमीशन की आशा रखते हैं। इतनी बेमुरव्वती! आखिर वह जो इतने दिनों से खन्ना की खुशामद करते हैं, वह किस दिन के लिए? बाग में फल खिलेंगे, शाक सब्जी पैदा हो, सबसे पहले खन्ना के पास डाली जाती है। कोई उत्सव हो, कोई जलसा हो, सबसे पहले खन्ना को निमंत्रण देते हैं। उसका यह जवाब हो, उदास मन से बोले, आपकी जो इच्छा हो, लेकिन मैं आपको अपना भाई समझता था। खन्ना ने कृतज्ञता के भाव से कहा, यह आपकी कृपा है। मैंने भी सदैव आपको अपना बड़ा भाई ही समझा है, और अब भी समझता हूँ। कभी आपसे कोई पर्दा नहीं रखा, लेकिन व्यापार एक दूसरा क्षेत्र है। यहाँ कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का भाई नहीं। जिस तरह मैं भाई के नाते आपसे यह नहीं कह सकता कि मुझे दूसरों से ज़्यादा कमीशन दीजिए, उसी तरह आपको भी मेरे कमीशन में रियायत के लिए आग्रह न करना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितनी रियायत आपके साथ कर सकता हूँ उतना करूँगा। कल आप दफ्तर के वक्त आएं और लिखा पढ़ी कर लें, बस बिजनेस खत्म। आपने कुछ और सुना? मेहता साहब आजकल मालती पर बेतरह रिझे हुए हैं। सारी फिलॉसफी निकल गई। दिन में 1-2 बार जरूर हाजिरी दे जाते हैं, और शाम को अक्सर दोनों साथ-साथ सैर करने निकलते हैं। यह तो मेरी ही शान थी कि कभी मालती के द्वार पर सलामी करने न गया। शायद अब उसी की कसर निकल रही है। कहाँ तो यह हाल था कि जो कुछ है मिस्टर खन्ना है। कोई काम होता तो खन्ना के पास दौड़ी आती, जब रुपए की जरूरत पड़ती तो खन्ना के नाम पुर्जा जाता, और कहाँ अब मुझे देखकर मुंह फेर लेती है। मैंने खास उन्हीं के लिए फ्रांस से एक घड़ी मंगवाई थी, बड़े शौक से लेकर गया, मगर नहीं ली। अभी कल मेवों की डली भेजी थी, कश्मीर से मंगवाए थे, वापस कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदमी इतनी जल्द कैसे इतना बदल जाता है। राय साहब मन में तो उनकी बेकदरी पर खुश थे, पर सहानुभूति दिखाकर बोले, अगर यह भी मान ले कि मेहता से उसका प्रेम हो गया है, तो भी व्यवहार तोड़ने का कोई कारण नहीं था। खन्ना व्यथित स्वर में बोले, यही तो रंज है भाई साहब। यह तो मैं शुरू से जानता था, वह मेरे हाथ नहीं आ सकती। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं कभी इस धोखे में नहीं पड़ा कि मालती को मुझसे प्रेम है। प्रेम जैसी चीज उनसे मिल सकती है,
इसकी मैंने कभी आशा भी नहीं की थी। मैं तो केवल उनके रूप का पुजारी था। सांप में विष है, यह जानते हुए भी हम उसे दूध पिलाते हैं। तोते से ज्यादा निठुर जीव और कौन होगा? लेकिन केवल उसके रूप और वाणी पर मुग्ध होकर लोग उसे पालते हैं और सोने के पिंजरे में रखते हैं। मेरे लिए भी मालती उसी तोते के समान थी। अफसोस यही है कि मैं पहले क्यों न चेत गया। इससे पीछे मैंने अपने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए भाई साहब। जब उसका रुका पहुंचा, मैंने तुरंत रुपए भेजे। मेरी कार आज भी उसकी सवारी में है। उसके पीछे मैंने अपना घर चौपट कर दिया भाई साहब। हृदय में जितना रस था, वह ऊसर की ओर उतने वेग से दौड़ा कि दूसरी तरफ का उद्यान बिल्कुल सूखा रह गया। बरसों हो गए, मैंने गोविंदी से दिल खोलकर बात भी नहीं की। उसकी सेवा और स्नेह और त्याग से मुझे उसकी तरह अरुचि हो गई थी, जैसे अजीर्ण के रोगी को मोहन भोग से हो जाती है। मालती मुझे उसी तरह नचाती थी जैसे मदारी बंदर को नचाता है, और मैं खुशी से नाचता था। यह मेरा अपमान करती थी और मैं खुशी से हंसता था। वह मुझ पर शासन करती थी और मैं सिर झुकाता था। उसने मुझे कभी मुंह नहीं लगाया, वह मैं स्वीकार करता हूँ। उसने मुझे कभी प्रोत्साहन नहीं दिया, यह भी सत्य है। फिर भी मैं पतंग की भांति उसके मुख दीपक पर प्राण देता था, और अब वह मुझसे शिष्टाचार का व्यवहार भी नहीं कर सकती। लेकिन भाई साहब, मैं कह देता हूँ कि खन्ना चुप बैठने वाला आदमी नहीं है। उसने पुजड़े मेरे पास सुरक्षित हैं। मैं उससे एक एक पाई वसूल कर लूंगा, और डॉक्टर मेहता को तो मैं लखनऊ से निकाल कर दम लूंगा। उनका रहना यहाँ असंभव कर दूंगा। उसी वक्त हॉर्न की आवाज आई, और एक क्षण में मिस्टर मेहता आकर खड़े हो गए। गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई नीची अचकन, चूड़ीदार पैजामा, सुनहली सौम्यता के देवता से लगते थे। खन्ना ने उठकर हाथ मिलाया। आइए मिस्टर मेहता, आप ही का जिक्र हो रहा था। मेहता ने दोनों सज्जनों से हाथ मिलाकर कहा, बड़ी अच्छी साइट में घर से चला था कि आप दोनों साहबों से एक साथ एक जगह भेंट हो गई। आपने शायद पत्रों में देखा होगा, यहाँ महिलाओं के लिए एक व्यायामशाला का आयोजन हो रहा है। मिस मालती उस कमेटी की सभानेत्री हैं। अनुमान किया गया है कि शाला में 2 लाख रुपए लगेंगे। नगर में उसकी कितनी जरूरत है, यह आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं चाहता हूँ आप दोनों साहबों का नाम सबसे ऊपर हो। मिस मालती खुद आने वाली थी, पर आज उनके फादर की तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए ना आ सकी। उन्होंने चंदे की सूची राय साहब के हाथ में रख दी। पहला नाम राजा सूर्य प्रताप सिंह का था, जिनके सामने 5,000 रुपए की रकम थी। उसके बाद कुंवर दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपए थे। इसके बाद और कोई रकमें इतनी या इससे कुछ कम थी। मालती ने 500 रुपए दिए थे, और डॉक्टर मेहता ने 1,000 रुपए। राय साहब ने अप्रभित होकर कहा, कोई 40,000 तो आप लोगों ने फटकार लिए। मेहता ने गर्व से कहा, यह सब आप लोगों की दया है, और यह केवल 3 घंटे का परिश्रम है। राजा सूर्य प्रताप सिंह ने शायद ही किसी सार्वजनिक कार्य में भाग लिया हो, पर आज तो उन्होंने बे कहे सुने चेक लिख दिया। देश में जागृति है। जनता किसी भी शुभ काम में सहयोग देने को तैयार है। केवल उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके दान का सार्थक होगा। आपसे तो मुझे बड़ी आशा है मिस्टर खन्ना। खन्ना ने उपेक्षा भाव से कहा, मैं ऐसे फिजूल कामों में नहीं पड़ता। न जाने आप लोग पश्चिम की गुलामी में कहाँ तक जाएंगे। यूं ही महिलाओं को घर से अरुचि हो गई है, व्यायाम की धुन सवार हो गई, तो वह कहीं का ना रहेंगी। औरत घर का काम करती है, उसके लिए किसी व्यायाम की जरूरत नहीं। और जो घर का काम कोई काम नहीं करती और केवल भोग विलास में रत है, उसके व्यायाम के लिए चंदा देने मैं अधर्म समझता हूँ। मेहता जरा भी निरुत्साह न हुए। ऐसी दशा में मैं आपसे कुछ मांगूंगा भी नहीं। जिस आयोजन में हमें विश्वास न हो, उसमें किसी तरह की मदद देना वास्तव में अधर्म है। आप जो मिस्टर खन्ना से सहमत नहीं हैं राय साहब। राय साहब गहरी चिंता में डूब गए थे। सूर्य प्रताप के 5,000 उन्हें हतोत्साहित किए डालते थे। चौंक कर बोले, आपने मुझसे कुछ कहा? मैंने कहा, आप तो इस आयोजन में सहयोग देना अधर्म नहीं समझते। जिस काम में आप शरीक हैं, वह धर्म है या अधर्म, इसकी मैं परवाह नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप खुद विचार करें, और अगर आप इस आयोजन को समाज के लिए उपयोगी समझे, तो उसमें सहयोग दें। मिस्टर खन्ना की नीति मुझे बहुत पसंद आई। खन्ना बोले, मैं तो साफ कहता हूँ और इसलिए बदनाम हूँ। राय साहब ने दुर्बल मुस्कान के साथ कहा,
मुझ में तो विचार करने की शक्ति है नहीं। सज्जनों के पीछे चलना ही मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो लिखिए कोई अच्छी रकम, जो कहिए वह लिख दूँ। जो आपकी इच्छा, आप जो कहिए वह लिख दूँ। 2000 से कम क्या लिखिएगा? राय साहब ने आहत स्वर में कहा। आपकी निगाह में मेरी यही हैसियत है? उन्होंने कलम उठाया और अपना नाम लिखकर उसके सामने 5000 लिख दिए। मेहता ने सूची उनके हाथ से ले ली, मगर उन्हें इतनी ग्लानि हुई कि राय साहब को धन्यवाद देना भी भूल गए। राय साहब को चंदे की सूची दिखाकर उन्होंने बड़ा अनर्थ किया। यह सूल उन्हें व्यथित करने लगा। मिस्टर खन्ना ने राय साहब को दया और उपहास की दृष्टि से देखा, मानो वह कह रहे हों, इतने बड़े गधे हो तुम। सहसा मेहता साहब के गले लिपट गए और उन्मुख कंठ से बोले। खन्ना ने खिसियाकर कहा, क्या लोग राजे महाराजे ठहरे या इन कामों में दान न दे तो कौन दे? मेहता बोले, मैं तो आपको राजाओं का राजा समझता हूँ। आप उन पर शासन करते हैं, उनकी कोठी आपके हाथ में है। राय साहब प्रसन्न हो गए। यह आपने बड़े मौके की बात कही मेहता जी। हम नाम के राजा हैं, असली राजा तो हमारे बैंकर हैं। मेहता ने खन्ना की खुशामद पर पहलू अख्तियार किया। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है खन्ना जी। आप अभी इस काम के में नहीं शरीक होना चाहते ना सही, लेकिन कभी न कभी जरूर आएंगे। लक्ष्मीपतियों की बदौलत ही हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को 2-3 साल तक किसके इतनी धूमधाम से चलाया? इतनी धर्मशालाएं और पाठशालाएं कौन बनवा रहा है? आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। सरकार उनके हाथ का खिलौना है। मैं भी आपसे निराश नहीं हूँ। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जेल जा सकता है, उसके लिए 2-4 हजार खर्च कर देना कोई बड़ी बात नहीं। हमने तय किया है कि इस साला का बुनियादी पत्थर गोविंदी देवी के हाथों रखाया जाए। हम दोनों शीघ्र ही गवर्नर साहब से भी मिलेंगे और मुझे विश्वास है कि हमें उनकी सहायता मिल जाएगी। लेडी विल्सन को महिला आंदोलन से कितना प्यार है, आप जानते ही हैं। राजा साहब की और अन्य सज्जन भी राय थी कि लेडी विल्सन से ही बुनियादी रखवाई जाए, लेकिन अंत में यही निश्चय हुआ कि यह शुभ कार्य किसी अपनी बहन के हाथ होना चाहिए। आप कम से कम इस अवसर पर आएंगे तो जरूर? खन्ना ने उपहास किया। हाँ, जब लाई विल्सन आएंगे तो मेरा पहुंचना भी जरूरी ही होगा। इस तरह आप बहुत से रईसों को फंसा लेंगे। आप लोगों को लटके बहुत सूझते हैं और हमारे रईस भी हैं इसी लायक। उन्हें उल्लू बनाकर ही मोड़ा जा सकता है। जब धन जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो अपने लिए निकालने का मार्ग खोजता है। यूं न निकल पाएगा तो जुए में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अय्यासी में जाएगा। 11 का अमल था। खन्ना साहब ने दस्तर का समय आ गया। मेहता चले गए। राय साहब भी उठे कि खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। नहीं, आप जरा बैठिए। आप देख रहे हैं मेहता ने मुझे इस बुरी तरह फांसा है कि निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। गोविंदी से बुनियाद का पत्थर रखवाएंगे। ऐसी दशा में मेरा अलग रहना हास्यास्पद है या नहीं? गोविंदी कैसे राजी हो गई, मेरी समझ में नहीं आता, और मालती ने कैसे उसे सहन कर लिया, यह समझना और भी कठिन है। आपका क्या ख्याल है? इसमें कोई रहस्य है या नहीं? राय साहब ने आत्मीयता जताई। ऐसे मुआवले में स्त्री को हमेशा पुरुष से सलाह ले लेनी चाहिए। खन्ना ने राय साहब को धन्यवाद की आंखों से देखा। इन्हीं बातों पर गोविंदी से मेरा जी जलता है और उस पर मुझी को लोग बुरा कहते हैं। आप ही सोचिए, मुझे इन झगड़ों से क्या मतलब? इनमें तो वह पड़े जिन्हें पास फालतू रुपए हों, फालतू समय हो और नाम की हवस हो। होना यही है कि 2-4 महाशय सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी और प्रधान और उप प्रधान बनकर अफसरों को दावतें देंगे, उनके कृपा पात्र बनेंगे और यूनिवर्सिटी की छोकरियों को जमा करके विहार करेंगे। व्यायाम तो केवल दिखाने के दांत हैं। ऐसी संस्था में हमेशा यही होता है और यही होगा। और उल्लू बनेंगे हम और हमारे भाई जो धनी कहलाते हैं। और यह सब गोविंदी के कारण। वह एक बार कुर्सी से उठे, फिर बैठ गए। गोविंदी के प्रति उनका क्रोध प्रचंड होता जा रहा था। उन्होंने दोनों हाथों से सिर को संभाल कर कहा, मैं नहीं समझता मुझे क्या करना चाहिए। राय साहब ने ठकुर सोहती की। कुछ नहीं, आप गोविंदी देवी से साफ कह दें। तुम मेहता को इनकारी खत लिख दो। छुट्टी हुई। मैं तो लाख डांट में फंस गया। आप क्यों फंसे?
खन्ना ने एक क्षण इस प्रस्ताव पर विचार करके कहा, लेकिन सोचिए, कितना मुश्किल काम है। लेडी विल्सन से इसका जिक्र आ चुका होगा, सारे शहर में खबर फैल गई होगी और शायद आज पत्रों में भी निकल जाए। यह सब मालती की शरारत है। उसी ने मुझे जलील करने का यह ढंग निकाला है। हाँ, मालूम तो यही होता है, वह मुझे जलील करना चाहती है। आप शिलान्यास के एक दिन पहले बाहर चले जाइए। मुश्किल है राय साहब, कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। उस दिन तो मुझे हैजा भी हो जाए तो वहां जाना पड़ेगा। राय साहब आशा बांधे हुए कल आने का वादा करके ज्यों ही निकले कि खन्ना ने अंदर जाकर गोविंदी को आड़े हाथों लिया। तुमने इस व्यायामशाला की नींव रखना क्यों स्वीकार किया? गोविंदी कैसे कहे कि यह सम्मान पाकर वह मन में कितनी प्रसन्न हो रही है। उस अवसर के लिए कितने मनोनियोग से अपना भाषण लिख रही थी और कितनी ओज भरी कविता रची थी। उसने दिल में समझा था, यह प्रस्ताव स्वीकार करके वह खन्ना को प्रसन्न कर देगी। उसका सम्मान तो उसके पति का ही सम्मान है। खन्ना को इसमें कोई आपत्ति हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी ना की थी। इधर कई दिनों से पति को कुछ सहृदय देखकर उसका मन बढ़ने लगा था। वह अपने भाषण से और अपनी कविता से लोगों को मुग्ध कर देने का स्वप्न देख रही थी। यह प्रश्न सुना और खन्ना की मुद्रा देखी तो उसकी छाती धक धक करने लगी। अपराधी की भांति बोली, डॉक्टर मेहता ने आग्रह किया तो मैंने स्वीकार कर लिया। डॉक्टर मेहता तुम्हें कुएं में गिरने को कहेंगे तो शायद इतनी खुशी से ना तैयार होगी। गोविंदी की जुबान बंद। तुम्हें जब ईश्वर ने बुद्धि नहीं दी तो क्यों मुझसे नहीं पूछ लिया? मेहता और मालती दोनों यह चाल चलकर मुझसे 2-4 हजार ऐंठने की फिक्र में हैं और मैंने ठान लिया है कि कौड़ी भी न दूंगा। तुम आज ही मेहता को इनकारी खत लिख दो। गोविंदी ने एक क्षण सोचकर कहा, तो तुम ही लिख दो ना, मैं क्यों लिखूं? बात की तुमने, लिखूं मैं? डॉक्टर साहब कारण पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? बताना अपना सिर और क्या। मैं इस व्यभिचारशाला को एक थैली भी नहीं देना चाहता। तो तुम्हें देने को कौन कहता है? खन्ना ने होंठ चबाकर कहा, कैसी बेसमझी की सी बातें करती हो। तुम वहां नींव रखोगी और कुछ दोगी नहीं तो संसार क्या कहेगा? गोविंदी ने जैसे संगीन की नोक पर कहा, अच्छी बात है, लिख दूंगी। आज ही लिखना होगा। कह तो दिया लिखूंगी। खन्ना बाहर आए और डाक देखने लगे। उन्हें दफ्तर जाने में देर हो जाती थी तो चपरासी घर पर ही डाक दे जाता था। शक्कर तेज हो गई थी। खन्ना का चेहरा खिल उठा। दूसरी चिट्ठी खोली। ऊख की दर नियत करने के लिए जो कमेटी बैठाई थी, उसने तय कर लिया था कि ऐसा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तब तेरी की, वह पहले यही बात कह रहे थे। इस पर अग्निहोत्री ने गुल मचाकर जबरदस्ती कमेटी बैठाई। आखिर बचा के मुंह पर थप्पड़ लगा। यह मिल वालों और किसानों के बीच का मामला है, सरकार इसमें दखल देने वाली कौन? सहसा मिस मालती कार से उतरी। कमल की भांत खिली, दीपक की भांत दमकती, स्फूर्ति और उल्लास की प्रतिमा सी निशंक निर्द्वंद, मानो उसे विश्वास है कि संसार में उसके लिए आदर और सुख का द्वार खुला हुआ है। खन्ना ने बरामदे में आकर अभिवादन किया। मालती ने पूछा, क्या यहाँ मेहता आए थे? हाँ, आए तो थे। कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? या तो कुछ नहीं कहा। जाने कहाँ डुबकी लगा गए। मैं चारों तरफ घूम आई। आपने व्यायामशाला के लिए कितना दिया? खन्ना ने अपराधी स्वर में कहा, मैंने इस मुआवले को समझा ही नहीं। मालती ने बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें तरेरा, मानो सोच रही हो कि उन पर दया करे या रोष। इसमें समझने की क्या बात थी, और समझ लेते आगे पीछे। इस वक्त तो कुछ देने की बात थी। मैंने मेहता को ठेल कर यहाँ भेजा था। बेचारे डरे रहे थे कि आप न जाने क्या जवाब दें। आपकी इस कंजूसी का क्या फल होगा आप जानते हैं। यहाँ के व्यापारी समाज से कुछ न मिलेगा। आपने शायद मुझे अपमानित करने का निश्चय कर लिया है। सबकी सलाह थी कि लेडी विल्सन बुनियाद रखे। मैंने गोविंदी देवी का पक्ष लिया और लड़कर सबको राजी किया। और अब आप फरमाते हैं आपने इस मुआवले को समझा ही नहीं। आप बैंकिंग की गुत्थियां समझते हैं, पर इतनी मोटी बात आपकी समझ में ना आई। इसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं कि तुम मुझे लज्जित करना चाहते हो। अच्छी बात है, यही सही। मालती का मुख लाल हो गया। खन्ना घबराए हेकड़ी जाती रही। पर इसके साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि अगर वह कांटों में फंस गए हैं तो मालती दलदल में फंस गई है। अगर उनकी थैलियों पर संकट आ पड़ा है तो मालती की प्रतिष्ठा पर संकट आ पड़ा है।
जो थैलियों से ज्यादा मूल्यवान है। तब उनका मन मालती की दुर्व्यवस्था का आनंद क्यों ना उठाए। उन्होंने मालती को अर्दब में डाल दिया था और यद्यपि वह उसे रोस्ट कर देने का साहस खो चुके थे, पर दो चार खरी खरी बातें कह सुनाने का अवसर पाकर छोड़ना ना चाहते थे। यह भी दिखा देना चाहते थे कि मैं निरा भोंदू नहीं हूँ। उसका रास्ता रोककर बोले, तुम कुछ पर इतनी कृपालु हो गई हो, इस पर मुझे आश्चर्य हो रहा है मालती। मालती ने भवें सिकोड़ते हुए कहा, मैं इसका आशय नहीं समझी। क्या अब मेरे साथ तुम्हारा वही बर्ताव है जो कुछ दिन पहले था? मैं तो उसमें कोई अंतर नहीं देखती, लेकिन मैं तो आकाश पाताल का अंतर देखता हूँ। अच्छा मान लो तुम्हारा अनुमान ठीक है, तो फिर मैं तुमसे एक शुभ कार्य में सहायता मांगने आई हूँ, अपने व्यवहार की परीक्षा देने आई हूँ। और अगर तुम समझते हो कुछ चंदा देकर तुम यश और धन्यवाद के सिवा और कुछ पा सकते हो, तो तुम भ्रम में हो। खन्ना परास्त हो गए। वह ऐसे सकरे कोने में फंस गए थे जहां इधर उधर हिलने का भी स्थान न था। क्या वह उससे यह कहने का साहस रखते हैं कि मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर हजारों रुपए लुटा दिए? क्या उसका यही पुरस्कार है? लज्जा से उनका मुंह छोटा सा निकल आया, जैसे सिकुड़ गया हो। झेपते हुए बोले, मेरा आशय यह न था मालती, तुम बिल्कुल गलत समझी। मालती ने परिहास के स्वर में कहा, खुदा करे मैंने गलत समझा हो, क्योंकि अगर मैं उसे सोच समझ लूंगी तो तुम्हारे साये से भी भागूंगी। मैं रूपवती हूँ, तुम भी मेरे अनेक चाहने वालों में से एक हो। वह मेरी कृपा थी, जहाँ मैं और औरों के उपहार लौटा देती थी, तुम्हारी सामान्य से समान चीजों भी धन्यवाद के साथ स्वीकार कर लेती थी और जरूरत पड़ने पर तुमसे रुपए भी मांग लेती थी। अगर तुमने अपने धनोन्माद में इसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लिया तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यह पुरुष प्रकृति का अपवाद नहीं, मगर यह समझ लो कि धन ने आज तक किसी नारी के हृदय पर विजय नहीं पाई और न कभी पाएगा। खन्ना एक एक शब्द पर मनो गज भर नीचे धंसते जाते थे। अब और ज्यादा चोट सहने पर उन्हें जीवट न था। लज्जित होकर बोले, मालती तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, अब और जलील ना करो, और ना सही तो मित्र भाव तो बना रहने दो। यह कहते हुए उन्होंने दराज से चेकबुक निकाला और 1,000 लिखकर डरते डरते मालती की तरफ बढ़ाया। मालती ने चेक लेकर निर्दय व्यंग करा, यह मेरे व्यवहार का मूल्य है, यह व्यायामशाला का चंदा। खन्ना सजल आंखों से बोले, अब मेरी जान बख्शो मालती, क्यों मेरे मुंह में कालिक पोत रही हो? मालती ने जोर से कह कहा मारा, देखो डांट भी बताई और 1,000 रुपए भी वसूल लिए। अब तो तुम कभी ऐसी शरारत ना करोगे? कभी नहीं, जीते जी कभी नहीं। कान पकड़ो, कान पकड़ता हूँ, मगर अब तुम दया करके जाओ और मुझे एकांत में बैठकर सोचने और रोने दो। तुमने आज मेरे जीवन का सारा आनंद। मालती और जोर से हंसी। देखो खन्ना, तुम मेरा बहुत अपमान कर रहे हो और तुम जानते हो रूप अपमान नहीं सह सकता। मैंने तो तुम्हारे साथ भलाई की और तुम उसे बुराई समझते हो। खन्ना विद्रोह भरी आंखों से देखकर बोले, तुमने मेरे साथ भलाई की है या उल्टी छुरी से मेरा गला रहता है? क्यों मैं तुम्हें लूट लूट कर अपना घर भर रही हूँ? तुम उस लूट से बच गए, क्यों घाव पर नमक छिड़क रही हो मालती? मैं भी आदमी हूँ। मालती ने इस तरह खन्ना की ओर देखा, मानो निश्चय करना चाहती थी कि वह आदमी है या नहीं। अभी तो मुझे उसका कोई लक्षण नहीं दिखता। तुम बिल्कुल पहेली हो, आज यह साबित हो गया। हाँ, तुम्हारे लिए पहेली हूँ और पहेली ही रहूंगी। यह कहती हुई वह पक्षी की भांति फुर्र हो गई और खन्ना सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, यह लीला है या इसका सच्चा स्वरूप। इसी के साथ गोदान का भाग 22 समाप्त होता है। फिर मिलूंगी एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।